नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप है क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग का जैसा कि 24 जुलाई से आप लोग का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का परीक्षा स्टार्ट है, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड करा दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं आप लोग को ये पेपर दूंगा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है उसके कुछ देर बाद मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे हम लोग वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव देख लिया था, यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट है। पहले यहाँ पर है हिस्ट्री, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 ये तीनों का ही यहाँ पे आंसर किया हुआ है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? और रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो इसका आप लोग का आंसर मिल जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पे नाविक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नाविक था, जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबुल विक्टर इमैनुअल द्वितीय एवं मेजनी के साथ गैरिबाल्डी का भी नाम इटली के पिताओं में सम्मिलित है। अगला यहाँ पर है खूनी रविवार क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना के शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके 20 बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिस कारण से हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूँकि रविवार था इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन का इसके बाद आंसर है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में लाओस एवं कंबोडिया के बीच जो हुआ था वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 1954 जेनेवा यहाँ पे जो समझौता हुआ था, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन का जो आप लोग का रॉन्ग आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को लिखना था कि यह जो है वियतनाम तथा फ्रांस के बीच जो है ये हुआ था समझौता। अगला यहाँ पर है बोल्शेविक के क्रांति के वर्णन करें। तो रूस में सन 1917 ईस्वी में क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप और रूस में जो है नई सत्ताधारी यहाँ पे आई थी। नई सत्ता का जो है यहाँ पे परिवर्तन हुआ था और जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ और रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। अब यहाँ पे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग का यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता के लोकतंत्र के किस प्रकार से प्रभावित करता है? ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? भारत में संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है? और तो इसका जो आंसर आप लोग देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए, यही धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते थे? ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। तो यही आप लोग हो गया सत्ता की साझेदारी। तो इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिल करके अगर उनको जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो आपस में मिल करके सत्ता का साझेदार बन सकते हैं। अगला है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट करिए और राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी कुल सदस्यों के 10% तक भी नहीं पहुंची है। राज्यों के विधानसभा में उनके प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचा है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर है आप लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन केंद्रीय बिंदु होता है, जिस कारण से समाज के कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करता है। सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण का ध्यान में रख करके विभिन्न उत्पादन क्रियाएं संपादित करती हैं, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्यता अनुसार कार्य पाता है। उसके बाद यहाँ पर है आर्थिक नियोजन। तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय का उपयोग करना संसाधनों का नियोजन कहलाता है। अगला यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो वो है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है?
अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों से जुड़ी रहती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। यहाँ पे जो है ये आप लोग का हो गया आंसर। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग का भूगोल का मिल जाएगा। तो भूगोल का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खनिज क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद फिर जो है आप लोग का यहाँ पर चिपको आंदोलन क्या है। अगला यहाँ पे सवाल है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। 24वां है आप लोग का पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है और रेड डाटा बुक क्या है। उसके बाद जो है इसका देखिएगा दीर्घ उत्तरीय में है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभ्रक यानी मीका की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आइए एक एक करके यहाँ पे अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा चिपको आंदोलन के विषय में लिखा हुआ है। चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। ग्रामीणों ने पेड़ को बचाने के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पेड़ को कटने से बचाने के लिए उससे चिपक करके उसे गले लगा लिया था और पेड़ को कटने से बचा लिया था। अगला है रेड डाटा बुक। तो एक प्रकार की वनस्पति और जंतुओं की सूची होती है जिसमें विभिन्न प्रजाति के बारे में जानकारी संकलित की जाती है जो विलुप्त होने की कगार पर है और अत्यंत आपदाग्रस्त है। अगला है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है या मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका हो जाएगा जैव विविधता संसाधनों का भंडार है जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है और यहाँ भोजन, दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद प्रदान करता है। सूक्ष्मजीव जैसे प्रजाति कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में मदद करती है और जल चक्र के अन्य पोषक तत्वों के चक्र को पूरा करने में मदद करती है और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक बनाती है। तो यही आप लोग का बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है। अगला हम लोग देखेंगे तो आपदा प्रबंधन का है। यहाँ पर आपदा से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद है बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाई जाने वाली सावधानियाँ को लिखें। अगला है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों को लिखें। और उसके बाद है बिहार में बाढ़ की स्थिति पर उल्लेख करिए। चारों में से किसी दो का आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। तो ऐसी इमारतों, भवनों का निर्माण, रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग करना जिससे कि बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद ना हो सके। उसके बाद जो है यहाँ पर सुखाड़ से बचाने वाले इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को सारा यहाँ पे कारण दिया गया है। तो ये सारा का सारा आप लोग का हो गया सब्जेक्टिव भी। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जा कर के देखिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर आप लोग को सारा पेपर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।